गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे वितान भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर सिल्वर वेडिंग। इसके जो लेखक हैं वो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। और इस लेखक में रचनाकार ने या फिर इस कहानी में रचनाकार ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है या फिर ये बताने की कोशिश की है कि जहाँ एक तरफ जो हमारा जो समाज है वो आधुनिकता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, नई नई उपलब्धियों को अपने साथ समेट रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे अंदर की जो सभ्यता, जो संस्कार है, जो संस्कृति है या जो मानव मूल्य है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते चले जा रहा है। ठीक है, वो समाप्त होते चले जा रहा है। हम अपने सभ्यता और संस्कारों को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि हम बड़े और छोटों के बीच में अंतर किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक जो है वो उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पर एक तरफ हम आकाश में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर अपने संस्कारों में अगर हम देखें तो हम नीचे पतन की ओर भी क्या करते जा रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। इस कहानी में जो लेखक है वो ये चीज़ दिखा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रहा है तो किस तरह से उसको अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को ले रहा है और आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और जिसके कारण से जब वो आधुनिकता स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो उसको अपने जीवन यापन में किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो सामाजिक रूप से हो या फिर वो पारिवारिक रूप से हो। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर जो लेखक है वो बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो इस कहानी में लेखक जो है वो दो पीढ़ियों के बीच में, ठीक है, दो जनरेशन के बीच में कितना अंतर होता है, उनके विचारों में कितना अंतर होता है, उस चीज़ को यहाँ पर जो ये कवि है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो नई पीढ़ी है और जो पुरानी पीढ़ी है दोनों के विचारों में कितना ज़्यादा विषमता पाया जाता है। ना तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के हिसाब से ढल पाती है और ना तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के हिसाब से ढल पाती है। ठीक है, जैसे होता है ना क्या कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति और रूढ़िवादिता को लेकर चलते हैं, और एक लोग जो होते हैं वो समय के साथ अपने आप को क्या करते हैं, परिवर्तित करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं दो व्यक्तित्व के बारे में दिखाया गया। यहाँ पर एक जीवन दिखाया गया है, यहाँ पर एक पात्र का जीवन दिखाया गया है जो आधुनिकता को स्वीकार कर लेता है और अपने आप को उस नए जीवन शैली के हिसाब से परिवर्तित कर लेता है, और किस तरीके से उसका जो जीवन है वो आसानी से व्यतीत होने लगता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो संस्कारों को लेकर चल रहा है, पुरानी सभ्यता, संस्कृति, मानवता, मानव मूल्य, उन सारे चीज़ों को लेकर चल रहा है और अपने आप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, जिसके कारण से उसको पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो इसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस कहानी में दो पीढ़ियों के बीच में अंतराल को दिखाया गया है। ठीक है, दो जनरेशन गैप के बारे में बताया गया है, और इसको बताने के लिए इसमें लेखक ने बहुत सारे पात्रों का जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। और आपको पता भी होगा कि जो कहानी का जो शीर्षक होता है वो कहानी का केंद्र बिंदु होता है। पूरी जो रचना होती है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, तो इस कहानी का जो शीर्षक है सिल्वर वेडिंग, ठीक है, ये जो पूरी रचना है, पूरी कहानी है, वो उसी शादी की सालगिरह को मनाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, यानी कि पूरा जितना भी इसमें दिखाया गया है, जो भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, जो भी भूमिका लोग अपना निर्वाह कर रहे हैं, वो इसी कहानी को इसी शीर्षक से जुड़ा हुआ है। तो इस कहानी में बहुत सारे पात्रों का जिक्र जो है वो लेखक ने किया है, लेकिन जो सबसे मुख्य पात्र है यशोधर बाबू, उसका यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। यशोधर बाबू जो रहते हैं, यहाँ पर लेखक ये चीज़ बता रहा है, अभी हम बोले ना कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जो आसानी से अपने आप को नई पीढ़ी के हिसाब से ढाल लेते हैं,
और एक होते हैं जो सभ्यता और संस्कृति का राग अलापते रहते हैं और अपने अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। तो यशोधर बाबू जो हैं वो उन्हीं व्यक्तित्व में से एक है जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति को लेकर चल रहा है और उनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं ला रहा है, ठीक है। जिसके कारण से उनके व्यक्तित्व में बहुत सारी विशेषताएँ भी हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी हैं। विशेषताएं इसलिए हैं क्योंकि समाज में ऐसे लोग ही हैं जो अभी तक भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाए हुए हैं, क्योंकि वो पुरानी सभ्यता और संस्कृति को लेकर चल रहा है। नहीं तो बाकी सब लोग क्या आधुनिकता की ओर इतने बढ़ते जा रहे हैं कि वो अपनी सभ्यता संस्कृति को धीरे धीरे क्या करते जा रहा है, भूलते चले जा रहा है। तो अगर सभी लोग इसी तरीके से होते जाएंगे, आधुनिकता को स्वीकार करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो देंगे। तो ये यशोधर बाबू हो गया, या फिर इसमें एक और पात्र का जिक्र किया गया है, किशनदा हो गया। ऐसे लोग जो हैं वो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपनाए हुए हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो अभी तक बची हुई है। तो लेखक यहाँ पर उन्हीं का जिक्र करते हुए या उन्हीं के व्यक्तित्व की विशेषताओं को भी उसने इसमें कहानी में दिखाया है, और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो उसको भी दिखाया है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें खूबी है तो खामी भी उसमें क्या होगी, होगी ही होगी। तो लेखक यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू, उनका चरित्र जानने की कोशिश करते हैं। तो वो जो यशोधर बाबू व्यक्ति रहते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, जो अपने सिद्धांतों को लेकर, संस्कारों को लेकर चलते रहते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि वो अपना सारा जो जीवन रहता है वो नियम, ठीक है, जो नियम कानून, नियम धर्म का पालन करने वाले जो लोग होते हैं ना, अपना सारा जीवन जो होता है वो उन्हीं नियमों को निभाने में चले आते हैं, मतलब बिताते रहते हैं, ठीक है। शुरू से वो उन सभ्यता संस्कृति और नियमों का पालन किए और आगे भी चाहते हैं कि मरते दम तक वो उन्हीं नियमों का निर्वाह करते रहें। और यहाँ पर हमारे अंदर एक खूबी होती है कि, या फिर हमारे अंदर एक कमी भी होती है कि हम क्या होते हैं, अपना अलग व्यक्तित्व बनाने के बजाय दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर यशोधर बाबू के साथ भी वही है। हम ये नहीं सोचते कि हम अपना एक नया सिद्धांत निकालें, नहीं, हम ये देखते हैं कि सामने वाला कैसा है, उसके व्यक्तित्व को देखते हैं, और उसके व्यक्तित्व के जैसा ही अपना व्यक्तित्व ढाल लेते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। किसी को भी अपना आदर्श बना लेंगे, किसी को नहीं, मतलब कि वो इंसान जो जिससे हम काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं या फिर जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, उसको क्या करेंगे, हम अपना आदर्श बना लेंगे और जैसा जीवन शैली उसकी रहती है वैसी जीवन शैली हम अपनाना चाहेंगे। जैसी सभ्यता संस्कार वो लिए रहते हैं वैसी सभ्यता संस्कार हम भी अपने जीवन में रखना चाहेंगे। जैसे नियमों का पालन वो करता है वैसे नियमों का पालन हम भी अपने जीवन में करना चाहेंगे। तो ये हमारे अंदर थोड़ी बहुत खूबी भी है कि हम अच्छे लोगों के चरित्र को ग्रहण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी परिस्थिति में ये खामी के रूप में भी आ जाती है, क्योंकि हम उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर यशोधर बाबू के जीवन, यहाँ पे यशोधर बाबू के बारे में भी बताया गया है कि जहाँ पर यशोधर बाबू, इस कहानी में एक और पात्र का जिक्र किया गया है, किशनदा, ठीक है। तो यहाँ पर किशनदा जो रहते हैं उनसे यशोधर बाबू काफ़ी प्रभावित रहते हैं। अभी हम इनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन बाद में, पहले हम इस यशोधर बाबू का व्यक्तित्व बता लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि एक तो यशोधर बाबू सिद्धांतवादी व्यक्ति रहते हैं, दूसरा वो अपना जो जीवन है वो नियमों को निभाने में बिता देते हैं, और तीसरा जो होता है ये अपने कार्य के प्रति यशोधर बाबू बहुत ईमानदार रहते हैं। और आज के टाइम में ईमानदारी कितना है लोगों के अंदर, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो काफ़ी किशनदा से प्रभावित रहते हैं, और जिस तरह से किशनदा का व्यक्तित्व रहता है वैसा वो अपनाने की कोशिश करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सिद्धांतों का पालन करते हैं और ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं। वे अपना किसी भी, मतलब एक तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि वो अपने काम को टालते नहीं हैं और ना ही दूसरों के ऊपर वो थोपते हैं। तो इसीलिए वे अपना किसी भी कारण से अपने किसी भी काम में देर नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने हिसाब से अपने परिवार को ढालने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। लेकिन यशोधर बाबू के साथ ऐसा नहीं होता है। वो प्रयास तो बहुत करते हैं कि उनके सभ्यता और संस्कारों और सिद्धांतों को उनके बच्चे ग्रहण करें, लेकिन जब वो ये चीज़ देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनकी जो मानसिकता है अपने पिता से, यानी कि यशोधर बाबू की मानसिकता से बिल्कुल अलग है, तो कहीं ना कहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा या फिर हमेशा मनमुटाव ना रहे, इसीलिए वो परिवार से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है। वो और लास्ट तक वो चाहते हैं अपने आप को बदलना, लेकिन वो अपने आप को बच्चों के हिसाब से बदल नहीं पाते हैं। यानी कि ना तो बच्चे उनके हिसाब से बदल पाते हैं और ना ही वो बच्चों के हिसाब से बदल पाते हैं। तो इस तरीके से यशोधर बाबू के अंदर बहुत सारी विशेषता है। ठीक है। और उनके अंदर एक ये भी चीज़ है कि हम हमारे अंदर सामाजिक मूल्य नहीं है। ठीक है। लेकिन जो यशोदा बाबू रहा है उनके अंदर सामाजिक मूल्यों की एक गहरी परख होती है। ठीक है। वो इधर उधर घूमकर अपना समय नहीं बिताते हैं। उनका एक फ़िक्स टाइम रहता है कि उन्हें कब क्या करना है। उनका एक फ़िक्स रूटीन रहता है कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, शाम में आना है। तो उसके बाद जब वो ऑफिस से आएंगे तो उसके बाद से वो इधर उधर सड़कों पे घूमकर अपना समय नहीं बिताते हैं, बल्कि 5 बजे आने के बाद से उसमें एक मंदिर है, बिरला मंदिर, वहाँ पर वो जाते हैं, लोगों के साथ बैठकर प्रवचन करते हैं। उसके बाद से जाकर अपने परिवार के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सबसे मिलना मिलाना हर कुछ उनका एक तय रहता है। लेकिन यहाँ पर उनके अंदर एक ये भी चीज़ दिखाया गया है कि यशोधर बाबू जो रहते हैं, ठीक है, हर एक पिता के अंदर एक चाह रहती है कि उसका जो बेटा रहे, ठीक है, वो उसके हिसाब से रहे, उससे वो पूछे कि क्या सही है क्या गलत है। यशोधर बाबू यही चीज़ चाहते हैं अपने बेटे के साथ। लेकिन आज के टाइम में आप अपने आप को ही देख लो, आप कोई भी डिसीज़न लेते होगे तो ये नहीं सोचते होगे कि चलो पहले फैमिली को बताएं, ठीक है, या फैमिली की परमिशन ले ले, या फैमिली जो कह रही है उसी के हिसाब से अपना डिसीज़न मेंटेन करें। नहीं, हम पहले अपना डिसीज़न ले लेंगे, उसके बाद फैमिली को बताएंगे, और अगर फैमिली मान गई तो ओके, अदरवाइज़ क्या करेंगे, वही फिर थोड़ा सा मनमुटाव वाला सीन हो जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हर एक पिता चाहता है कि उसका जो बेटा रहे वो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रहे। लेकिन यहाँ पर यशोधर बाबू भी यही चीज़ चाहते हैं कि अगर उनका बेटा कोई काम कर रहा है, कोई नई चीज़ें कर रहा है या नई जीवन में उपलब्धियों को पा रहा है, तो उनसे थोड़ा बहुत राय सलाह मशवरा करें। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमारे पेरेंट अगर हमसे ये कहेंगे कि तुम हमको बताए क्यों नहीं, लेकिन हाँ, तो हम क्या कहेंगे सीधे कि अरे आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप इतना जानते ही नहीं हैं, बाहर की दुनिया आपने उतनी देखी नहीं है। लेकिन हम शायद ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या होता है उनके पास रहता है। लेकिन हम बस ये सोचते हैं कि शायद हमारे पेरेंट इतने आधुनिक नहीं हैं, तो शायद वो नई चीज़ों के बारे में उतना बेटर नहीं बता पाएंगे या उतना बेटर नहीं समझ पाएंगे जितना अच्छे से हम समझ सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर यशोधर बाबू के साथ भी होता है। जब वो चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं या जो उनकी बेटियां हैं वो उनसे राय सलाह मशवरा ले, तो यहाँ पर उनके बेटे या बेटियां यही चीज़ कह के उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं कि आपको क्या होगा, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, आपसे पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूछा तो उससे जाता है ना जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। जब आप नई सभ्यता, नई संस्कृति, आधुनिकता के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो पूछकर आपको कोई कार्य करने का कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन और इसी कारण से यशोधर बाबू काफ़ी दुखी भी रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अपना जीवन जिए हैं, अपने कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने बड़ों से परमिशन लेते थे या उनसे राय सलाह मशवरा करते थे, वैसे ही उनके बच्चे भी करें। लेकिन उनके बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है। यशोधर बाबू जो रहते हैं वो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, और वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो नई सोच को पूरी तरह से निरर्थक बताते हैं या फिर उसका समर्थन नहीं करते या फिर उसका विरोध करने लगते हैं। नहीं, उनकी ऐसी सोच रहती है कि नई पीढ़ी अपने हिसाब से चल रही है, पुरानी पीढ़ी अपने हिसाब से चले, ना तो हम उनमें कोई हस्तक्षेप करें और ना ही वो हमसे क्या करें, किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में कोई हस्तक्षेप करें। तो इस तरीके से जो ये यशोधर बाबू रहते हैं वो
दोनों जनरेशन के बीच में सामंजस्य ना बैठा पाने के कारण हाशिए पर चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से बस अपना जीवन जीते चले जा रहे हैं। तो ये थी इस कहानी में यशोधर बाबू की विशेषता या फिर यशोधर बाबू का व्यक्तित्व। इस कहानी में लेखक ने बहुत सारे पात्रों का जिक्र किया है। यशोधर बाबू की पत्नी का भी जिक्र किया है, किशन दाग का भी जिक्र किया है, जिससे यशोधर बाबू काफ़ी प्रभावित रहते हैं। उनके यशोधर बाबू के परिवार का भी जिक्र किया है, उनके बेटे और बेटियों का भी जिक्र किया है। बहुत सारे इसमें पात्र और व्यक्तित्वों का जिक्र किया है जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इस कहानी में लेखक जो है वो यही चीज़ बता रहा है कि हम आज के टाइम में, ठीक है, जो आज नई जनरेशन है वो किस तरीके से पुरानी जनरेशन को क्या कर रही है, ये बोल कर चुप करा दे रही है कि आपको कुछ पता ही नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं, आप इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो ये चीज़ें गलत है। ठीक है, इससे गलत ये है क्योंकि जहाँ से हम होकर आए हैं हम कैसे बोल सकते हैं कि आपको वो चीज़ें पता ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम आज इस स्टेज पे हैं, फिर चाहे वो आप अपने आप को देखो या फिर कोई भी अपने आप को देखे, अगर वो लाइफ के इस स्टेज पे है तो अपने से कम उम्र के बच्चों को का मतलब अपने से कम उम्र के बच्चों से उसके पास जो है वो नॉलेज भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो हमारे जो पेरेंट हैं उनके पास कितना नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा। लेकिन बस वही है कि हम अपनी सोच को लेकर बैठे रहते हैं और वो अपनी सोच को लेकर बैठे रहते हैं, जिसके कारण से दो पीढ़ियों के बीच में एक जनरेशन गैप आ जाता है, जिसके कारण से उनकी विचारों में काफ़ी विभिन्नता आ जाती है और मनमुटाव बना रहता है। उन्हीं सारी चीज़ों को इस कहानी में लेखक ने बताने की कोशिश की है।